In this video, we will discuss fourth principle of how do people make decisions. First is people face trade-off, that is the scarcity principle. Second, people incur opportunity cost, that is cost-benefit principle. Third, people think at margin, that is the marginal principle. And fourth is people respond to incentives, that is the incentive principle. First is the introduction. Since the resources are limited in relation to our wants, अब ये कॉमन है इकोनॉमिक्स में, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं एंड वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. वी शुड गेट मोस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव. तो हम सभी कुछ नहीं ले सकते जो भी हम चाहते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वेस्ट ना करें, सभी को यूज़ करें. Thus a society is faced with the problem of choice. Because of this scarcity of resources, we face the problem of choice. We have the problem of allocating scarce resources so as to achieve the greatest possible satisfaction of wants of the people. तो हमारा जो काम है, हमारा काम है अपने रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से एलोकेट करना ताकि हमारी मैक्सिमम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें. इंसेंटिव्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक्स. इंसेंटिव का इकोनॉमिक्स में मेन रोल है. इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर व्हाट मोटिवेट यू टू बिहेव इन अ सर्टन वे. जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव मीन्स जैसे मनी या कोई मटेरियल गुड्स, वो इंसेंटिव जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं टू डू समथिंग. प्रेफरेंसेस आर योर नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स. तो जो हम चीज़ पहले प्रेफर करते हैं वो हमारी नीड है. इट मीन्स वो हमें चाहिए. जैसे आप सपोज एक टेलीविज़न लेना चाहते हो या एक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो, बट यू कैन बाय ओनली वन प्रोडक्ट, आइदर टीवी और वॉशिंग मशीन एट अ टाइम. तो आप जो उन दोनों में से पहले चूज़ करोगे, प्रेफर करोगे, इट मीन्स वो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है. इंसेंटिव्स प्रोवाइड द मोटिवेशन टू परसू योर प्रेफरेंसेस. तो जो चीज़ आपको ज़्यादा इंसेंटिव देगी, आप उसी चीज़ को पहले परसू करोगे, पहले अचीव करोगे. लेट्स से यू वांट वेल्थ. अब ये एक एग्जांपल है. सपोज आपको वेल्थ चाहिए, यू आर मोटिवेटेड टू वर्क. तो अगर आपको वेल्थ चाहिए, इट मीन्स आपको काम करना होगा, बिकॉज यू विल बी पेड. काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, विच विल हेल्प यू टू अचीव योर प्रेफरेंस ऑफ एक्यूमुलेटिंग मोर वेल्थ. तो जब आपको काम करने से पैसा मिलेगा तो आपको वेल्थ इकट्ठी करने के लिए हेल्प मिलेगी. तो अगर आप वेल्थ चाहते हो, देन यू हैव टू वर्क. तो जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप कुछ करो ताकि वो आपको मिल जाए जो आप चाहते हो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसेंटिव्स? एन इंसेंटिव इज समथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एन एक्शन. तो जो चीज़ भी आपको मोटिवेट करती है कि आप कुछ कर रहे हो, इट मीन्स वो आपके लिए इंसेंटिव है. द स्टडी ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो इंसेंटिव की स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है.
Economic activities, you know, these are the four basic activities: consumption, production, exchange, and distribution, both in terms of individual decision making and in terms of cooperation and competition within a larger institutional structure. What is the meaning of this? कि जो इंसेंटिव है वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन हर एक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक्टिविटी इंडिविजुअल लेवल पर हो। यहाँ तक अगर हम देखें ये इंडिविजुअल लेवल है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे ये एक्टिविटी लार्जर स्ट्रक्चर के बेस पे हो, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो, यहाँ तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी जो इंसेंटिव्स हैं वो डिसीजन लेने के लिए मेजर पॉइंट है। People respond to incentives. An incentive is something such as the prospect of a punishment or a reward. तो जो इंसेंटिव है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो भी चीज़ आपको काम करने से मोटिवेट करे या काम ना करने के लिए मोटिवेट करे, जैसे इलीगल काम ना करने के लिए आपको ये मोटिवेशन है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो सही काम करने के लिए आपको रिवार्ड मिलेगा। तो जो इंसेंटिव है वो कुछ भी हो सकता है। दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। तो जो भी चीज़ आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है, इट मीन्स दैट इज द इंसेंटिव। बिकॉज रैशनल पीपल मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। अब जो रैशनल पीपल होते हैं वो हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करते हैं डिसीजन लेने के टाइम। दे रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इट मीन्स जो भी रैशनल पीपल हैं वो हमेशा वही काम करेंगे जिस काम में उनको नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो नेट बेनिफिट वो कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, दैट इज टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। You will see that incentives play a central role in the study of economics. तो इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंसेंटिव एक मेजर रोल है। वन इकोनॉमिस्ट वेंट सो फार, एक इकोनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया, एज टू सजेस्ट दैट द एंटायर फील्ड कुड बी सिंपली समराइज्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, द रेस्ट इज कमेंट्री। के जो लोग हैं वो हमेशा इंसेंटिव्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, बाकी जो सब है वो बातचीत ही है। तो इंसेंटिव के बेस पे ही वो अपना डिसीजन लेते हैं हमेशा। इंसेंटिव्स आर क्रूशियल टू एनालाइज हाउ मार्केट्स वर्क। तो मार्केट कैसे काम करती है ये भी हम इंसेंटिव्स के बेस पर ही देखते हैं। आगे हम इसको स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव डिस्करेज बिहेवियर। तो अगर डिसइंसेंटिव है तो वो काम आप नहीं करना चाहोगे। टैक्सेस आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डिसइंसेंटिव। तो जैसे टैक्स हैं तो टैक्स एक डिसइंसेंटिव है, बिकॉज दे मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि इसमें क्या है, चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और जब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो लोग इसको बाय नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर के लॉस होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं होगा मोर प्रोडक्शन का। एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स एंड इंट्रिंसिक इंसेंटिव्स। Extrinsic incentives, extrinsic means which is coming or operating from outside, come from outside of a person and include cash rewards। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं कहीं से, बोनस मिल रहा है, इनकम है, प्रॉफिट है। these are the extrinsic incentives. However, it is not about money only. External incentives can include such things as fame, social status, power, recognition। तो ये चीज़ें भी अगर आपको बाहर से मिल रही हैं
तो ये भी एक एक्सटर्नल इंसेंटिव ही होगा। दीज आर द मटेरियल गुड्स, दीज आर इंटेंजिबल गुड्स, बट ये आपको सोसाइटी में चीज़ें मिल रही हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव है। इंट्रिंसिक इंसेंटिव इसका जो उल्टा है, और साइकोलॉजिकल इंसेंटिव, ये साइकोलॉजिकल हैं एंड आर इंटरनल टू द पर्सन। तो गेटिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वर्क इज एन इंट्रिंसिक इंसेंटिव। आपको काम करके सेटिस्फेक्शन मिली, ये आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इंसेंटिव्स। Prices provide incentives. The cost of buying goods and the benefits of selling them depend on their prices. An increase in price of good provides disincentive to buy because it raises the cost of buying. तो अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो जो बायर है, बायर के लिए वो मुश्किल है। इट आल्सो प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू सेल। तो इन प्राइस में इंक्रीज होना बाइंग के लिए डिसइंसेंटिव है, सेलिंग के लिए इंसेंटिव है, बिकॉज इट रेजेस द बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग। कन्वर्सली अगर इसका उल्टा करें, रिडक्शन इन प्राइस, अगर प्राइस रिड्यूस हो, इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू बाय। तो अगर प्राइस रिड्यूस हो तो खरीदने वाले के लिए, कंज्यूमर के लिए, बायर के लिए ये बेनिफिशियल है, बिकॉज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग। इट आल्सो प्रोवाइड्स डिसइंसेंटिव टू सेल। सेलिंग के लिए ये डिसइंसेंटिव है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग। तो प्राइस जो है, प्राइस बताती है कि किसके के लिए ये इंसेंटिव है, किसके लिए ये डिसइंसेंटिव है। Since people respond to incentives, changing prices tend to change people's choices. तो जैसे ही प्राइस चेंज होगी, लोगों की चॉइस चेंज हो जाएगी। A price increase tends to reduce the amount people want to buy. तो प्राइस जब चेंज होगी तो अमाउंट, जो डिमांड है, इसको हम डिमांड बोल सकते हैं, वो चेंज होगी एंड इंक्रीज द अमाउंट दे वांट टू सेल। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी एंड जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। प्राइस रिडक्शन हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट। तो अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो जो इंक्रीज है प्राइस में, उसने डिमांड कम कर दी। अगर प्राइस रिड्यूस होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस का इंक्रीज था, उसने सप्लाई ज़्यादा कर दी, तो प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है। When the price of an apple rises, suppose एप्पल की प्राइस बढ़ गई, people decide to eat more pears. तो जैसे ही एप्पल की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने एप्पल की डिमांड कम कर दी, उसकी जगह लोगों ने पेयर की डिमांड शुरू कर दी। एंड फ्यूर एप्पल्स, एप्पल की डिमांड कम हो गई, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बाइंग इज एप्पल इज हायर, क्योंकि एप्पल की प्राइस ज़्यादा है। एट द सेम टाइम जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, ऑर्चर्ड इज एन इंटेंशनल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज और shrubs that is maintained for food production। जो एप्पल के गार्डन्स हैं, एप्पल के बाग हैं, जो दे डिसाइड टू हायर मोर वर्कर्स एंड हार्वेस्ट मोर एप्पल्स। तो जो ऑर्चर्ड्स हैं, क्योंकि एप्पल की प्राइस ज़्यादा है इसलिए वो एप्पल को ज़्यादा ग्रो करेंगे, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सेलिंग एन एप्पल इज़ हायर, क्योंकि एप्पल को सेल करने का बेनिफिट ज़्यादा है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन द बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स in a market is crucial for understanding how the economy allocates scarce resources। तो यहाँ पे बाइंग सेलर का जो बिहेवियर है वो रिसोर्स एलोकेशन में के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एप्पल ग्रो ज़्यादा करने स्टार्ट कर दिए प्राइस एप्पल की बढ़ने की वजह से। इट मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमने कहीं और से हटाकर एप्पल ग्रोन के ऊपर लगा दिए।
ये रीएलोकेशन हुई रिसोर्सेज की। तो हम किस प्रोडक्ट के ऊपर रिसोर्सेज लगाएं, किस प्रोडक्ट के ऊपर रिसोर्सेज कम करें, इस हिसाब से जो एलोकेशन है वो मार्केट फेयर एलोकेशन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंसेंटिव्स। Now, incentives and public policy. Public policy makers should never forget about incentives because many policies change the costs or benefits people face and therefore alter their behavior. तो जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी बनाने के टाइम पब्लिक पॉलिसी मेकर मीन्स गवर्नमेंट, उनको जो इंसेंटिव्स हैं उस पॉलिसी के कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे वो ध्यान रखने पड़ते हैं। For example, a tax on gasoline. Gasoline is a refined petroleum product. For instance, encourages people to drive smaller, more fuel-efficient cars. तो अगर गैसोलीन के ऊपर टैक्स होगा ज़्यादा, पेट्रोल डीजल के ऊपर सपोज ज़्यादा टैक्स होगा, तो लोग क्या करेंगे? लोग फ्यूल एफिशिएंट कार यूज़ करेंगे। कम लोग ये करेंगे कि हम जहाँ पर वर्क है हमारा वर्क प्लेस के पास ही रहने की कोशिश करेंगे ताकि उनका जो डिस्टेंस है घर से काम तक जाने का वो कम हो जाए, ताकि कम ड्राइविंग करनी पड़े, ताकि पेट्रोल का खर्चा, गैसोलीन का खर्चा ज़्यादा ना आए। दैट इज़ वाई पीपल ड्राइव स्मॉलर कार्स इन यूरोप वेयर गैसोलीन टैक्सेस आर हाई। तो यूरोप में लोग स्मॉल कार यूज़ करते हैं जहाँ पे टैक्स ज़्यादा हैं। देन इन यूएस वेयर टैक्सेस आर लो। तो यूएस में लोग मिनी ट्रक्स यूज़ करते हैं जहाँ पर टैक्स कम है पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो लोग ऐसे पब्लिक पॉलिसी के बेस पे, इंसेंटिव डिसइंसेंटिव के बेस पे पब्लिक पॉलिसी के लिए रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। A gasoline tax also encourages people to take public transport. अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे रादर दैन ड्राइव करने की बजाय, एंड लिव क्लोजर टू वेयर दे वर्क। तो जहाँ पे वो काम करते हैं उसके पास रहेंगे। इफ़ टैक्सेस वर लार्जर, अगर बहुत ही ज़्यादा टैक्स होंगे, मोर पीपल वुड बी ड्राइविंग हाइब्रिड कार्स, तो लोग हाइब्रिड कार यूज़ करेंगे। एंड इफ़ इट वर लार्ज इनफ, बहुत ही ज़्यादा हैं, दे वुड स्विच टू द इलेक्ट्रिक कार्स, तो वो गैसोलीन वाली कार को छोड़ देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने डिसीज़न को चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी। जैसे इंडिया में है, इंडिया में पहले डीजल की प्राइस कम थी तो लोग डीजल कार को प्रेफर करते थे। अब जैसे जैसे डीजल की प्राइस इक्विवेलेंट हो रही है टू पेट्रोल प्राइस, तो लोग अब ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस डीजल वाली कार की नहीं बन रही, तो लोग फिर पेट्रोल कार को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे किसी भी पॉलिसी के लिए लोग इंसेंटिव्स के बेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। Consider public policy regarding auto safety. This is another example. Today all cars have seat belts. आज अगर हम देखें सभी कार्स में सीट बेल्ट हैं, बट दिस वॉज नॉट ट्रू 60 years ago. पहले ऐसे नहीं था। तो अगर हम 1960s में देखें, देयर वॉज अ बुक बाय राल्फ नडेर, अनसेफ एट एनी स्पीड. Ralph Nader is an American political activist, author, lecturer, lawyer, and former perennial candidate for President of the United States. Ralph Nader's book, Unsafe at Any Speed, The Design and Dangers of the American Automobile, is published in 1965. Its central theme charged car manufacturers of resistance to the introduction of safety features such as safety belts and their general reluctance to spend money on improving safety.
राल्फ नडेर ने एक बुक लिखी अनसेफ एट एनी स्पीड, जनरेटेड पब्लिक कंसर्न ओवर ऑटो सेफ्टी। भी जो ऑटोमोबाइल है वो सेफ नहीं है एट एनी स्पीड, चाहे आप स्लो चलाओ चाहे आप तेज चलाओ, यू आर अनसेफ। तो जब ये बुक बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ी, तो यूएसए में थोड़ी मूवमेंट हुई। तो यूएस की जो कांग्रेस है, कांग्रेस मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द यूएस, जो वाइट हाउस में है, कांग्रेस रिस्पॉन्डेड विद लॉज रिक्वायरिंग सीट बेल्ट्स। तो उन्होंने लॉ बनाए कि सीट बेल्ट लगाओ एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑन न्यू कार्स। तो जो भी न्यू कार्स बनेंगी उनमें सीट बेल्ट लगाओ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक डिस्कशन, जो कांग्रेस है वहाँ की, यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है ये। तो वहाँ की जो कांग्रेस है उन्होंने रिप्लाई किया कि लॉ बनाया कि हम आने वाली कार में, हर कार में ज़रूरी होगा सीट बेल्ट होगी। तो आफ्टर सम ईयर्स Sam Peltzman is the Ralph and Dorothy Keller Distinguished Service Professor Emeritus of Economics at the Booth School of Business, University of Chicago, USA. He published a 50 pages paper on the effects of automobile safety regulation in the Journal of Political Economy in August 1975. तो जो इन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे में क्या देखा, दैट सीट बेल्ट लॉज प्रोड्यूस बोथ फ्यूअर डेथ्स पर एक्सीडेंट एंड मोर एक्सीडेंट्स। तो उसमें हुआ क्या, ही कंक्लूडेड दैट द नेट रिजल्ट इज लिटिल चेंज इन द नंबर ऑफ ड्राइवर डेथ्स एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन डेथ्स। तो जो सीट बेल्ट के रूल का एनालिसिस हुआ आफ्टर सम ईयर्स, सैम पेल्ट्समैन ने क्या देखा कि जब सीट बेल्ट लगी तो ड्राइवर ने सोचा आई एम सेफ, तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई बिकॉज ड्राइवर इज सेफ। तो उससे क्या हुआ, एक्सीडेंट ज़्यादा होने शुरू हो गए। एक्सीडेंट ज़्यादा हुए क्योंकि जो आपके पास ज़्यादा स्पीड है तो जो पेडेस्ट्रियन हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो गई, जबकि ड्राइवर की डेथ में कोई ख़ास कमी नहीं आई। तो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी पब्लिक पॉलिसी वी शुड evaluate all the direct and indirect incentives as well as disincentives thoroughly। तो जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमें उस पॉलिसी के इंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स सारे पूरे ध्यान से स्टडी करने चाहिए, तभी वो पॉलिसी जो है वो सक्सेस होती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए था कि क्या सिर्फ सीट बेल्ट लगाने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी या कुछ और भी करना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज हमने इसकी बनाई हैं। These types of incentives apply both to economics and to other spheres of life। तो अगर हम इसको देखें तो ये इकोनॉमिक्स में भी एप्लीकेबल हैं और सभी जगह पर एप्लीकेबल हैं। तभी हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ के साथ अटैच्ड है। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Perhaps in the modern times financial incentives are more dominant। तो पैसे की टर्म में, मनी की टर्म में जो इंसेंटिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में। बिफोर यू गेट टू बिजनेस, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, यू नो दैट इट इज़ ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल अबाउट सैलरी, रिम्यूनरेशन। Remuneration is a payment made to somebody for the work they have done। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है। जब भी आप एम्प्लॉयमेंट लेते हो कोई, तो आपको सैलरी की, रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन होती है। इट मीन्स हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए ये काम करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम्स पीपल डू वॉलंटरी जॉब्स। कुछ लोग ऐसे वॉलंटरी जॉब भी करते हैं फॉर सम रीजंस अदर देन फाइनेंशियल वंस, दैट इज नोन एज द
not for profit motive. But ultimately, the main reason why human beings do business or work at all in modern days is only for the sake of money. तो अगर कुछ लोग बिना मनी के भी काम करते हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है नहीं। तो मनी के लिए वही जो बिना मनी के काम करेंगे वो वही लोग होते हैं जो एक तरह से एक मनी का काम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कर चुके होते हैं। जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉरपोरेट्स जो हैं वो मनी के लिए काम करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज़ करते हैं। पूरा ही नॉट फॉर मोटिव के लिए अगर हम काम करें, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो शायद ऐसे मॉडर्न टाइम में नहीं मिलता। इट इज़ दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव दैट इन्फॉर्म्स द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशंस। तो तभी प्रोडक्ट प्रमोशन होती हैं वेयर पीपल आर टोल्ड दैट इफ़ दे बाय अ सर्टन प्रोडक्ट, तो अगर आप कोई सर्टन प्रोडक्ट बाय करोगे, दे स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एडवर्टाइजमेंट का भी एक तरीका है, सेलिंग प्रमोशन का भी ये तरीका है, सेल प्रमोशन का। जैसे लोग कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बाय करो तो आपको एक स्क्रैच कूपन निकलेगा, उस कूपन में आपको ये प्राइस निकल सकते हैं। तो वो सब मॉनेटरी गेन्स हैं। सेकंड इज द moral incentives. Moral incentives motivates people to do things on the basis of right and wrong. क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, on the basis of morality. People are encouraged to do certain things because morally it is right thing to do. तो कुछ काम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये करना ठीक है। Aspects of morality today are quite diverse, but जो मॉरलिटी है, कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है नहीं है, ये हर एक लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। वेरिंग ब्रॉडली फ्रॉम वन सोसाइटी टू द नेक्स्ट। तो हो सकता है कोई सोसाइटी कहे कि यहाँ ट्रीज़ लगाओ तो ये ज़रूरी है, हो सकता है कोई सोसाइटी कहे ये ट्रीज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिफाइन मॉरल्स ऑफ सोसाइटी इन जनरल। इसलिए हम फिक्स नहीं कर सकते कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इट इज़ ए सब्जेक्टिव पॉइंट वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Moral incentives therefore generally appeal to an individual's own conscience. Conscience is the part of your mind that tells you if what you are doing is right or wrong. तो ये आपका माइंड है, क्या कहता है वो चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। Then natural incentives. What will happen if I do this? अगर मैं ये काम करूं तो क्या होगा। We often ask ourselves, हम अक्सर ये क्वेश्चन अपने से पूछते हैं। Humans are naturally curious creatures. हमेशा उनको कुछ ना कुछ फाइंड करने की इच्छा रहती है कि यहाँ क्या है। And we do many things for no reason other than to find out what the consequences are. हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, सिर्फ हम इसीलिए वो काम करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। Human do many things without any reason and without thinking about its results. If they get incentive after such decision, तो आपने कोई काम किया, उस काम का क्या रिजल्ट है आपको नहीं पता, आपने वो काम इसीलिए किया कि देखते हैं क्या होगा। तो अगर बाई चांस आपको उसमें कोई इंसेंटिव मिला काम करने से, दैट विल बी द नेचुरल इंसेंटिव। जैसे अक्सर डिस्कवरी चैनल वाले कुछ ढूंढने निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर वो जो चीज़ ढूंढने निकले हैं, खोजने निकले हैं, अगर वो चीज़ उनको मिल गई, दैट इज़ द नेचुरल इंसेंटिव। Then coercive incentives. Coercing means using force or threats. Coercive incentives emphasize on the consequences of not doing something rather than the benefit of doing it. Coercive incentives means people do not perform any ill work after knowing its benefits.
तो कोर्सिव इंसेंटिव है जो आपको किसी काम को करने के लिए रोकता है, काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता, काम ना करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे आप इलीगल काम ना करो तो ये पुनिशमेंट है। अगर आप इलीगल काम करोगे तो आपको सज़ा हो सकती है, आप जेल में जा सकते हो। A good example is blackmail. You are want to do something or risk being beaten up or being reported to your seniors. तो अगर आप किसी को ब्लैकमेल करोगे तो उसकी रिपोर्ट हो सकती है, पुलिस के पास बात जा सकती है। तो दैट इज़ अ कोर्सिव इंसेंटिव, जो आपको किसी चीज़ को करने से रोका जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज द मार्केट गिव्स प्रोड्यूसर्स एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट। तो मार्केट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जब कंज्यूमर चीज़ों को की डिमांड करते हैं, इट मीन्स प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि ये चीज़ हम पैदा करें, इसकी मार्केट में डिमांड है। तो वही चीज़ पैदा होती है जिसकी मार्केट में डिमांड है। इट मीन्स जो चीज़ सोसाइटी को चाहिए वही चीज़ पैदा हो रही है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उसी चीज़ को पैदा करने में लगे हुए हैं जो चीज़ सोसाइटी को चाहिए। इसलिए रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए, रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन के लिए जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मार्केट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू एक्वायर यूजफुल स्किल्स। तो स्किल्स भी लोगों को मार्केट के हिसाब से आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसको जैसे पैदा करना है, उसके लिए जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो लोग फिर वो चीज़ लेने लग जाते हैं और उस चीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाती है। The price system encourages producers and consumers to conserve scarce resources। तो scarce resources को कैसे हम यूज़ करें, तो ये मार्केट सिस्टम जो है, प्राइस सिस्टम, डिमांड सप्लाई वाला, ये गाइड करता है। एंड कंपटीशन पुशेस बिजनेसेस टू बी एफिशिएंट। अब कंपटीशन में बिजनेस एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा किसी और से कंपटीशन होता है तो हम अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाते हैं, डिज़ाइन बेटर बनाते हैं, क्वालिटी बेटर बनाते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है, तो जिससे कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड द मार्केट सिस्टम इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो आपके पास चॉइस है, आप चीज़ लो ना लो, तो ये एक फ्रीडम है। जैसे आपको ज़रूरी नहीं कि आपने टूथपेस्ट लिया तो आपको ब्रश साथ में लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, यू कैन रिफ्यूज़ दैट। तो आपके पास फ्रीडम है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव्स, इसके नुकसान क्या हैं इंसेंटिव प्रिंसिपल के? प्राइवेट मार्केट इकॉनमी में क्वाइट अनस्टेबल। एक तो जो प्राइवेट मार्केट इकॉनमी है वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस में सिंपली सेटिस्फाई द वांट्स दे मे क्रिएटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग। क्योंकि जो चीज़ें वो सेल करना चाहते हैं उन चीज़ों की वो एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, और लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग कर सकती है, बट बिजनेस प्रॉफिट अपने जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस। प्राइसेस में गिव फॉल्स एंड इनएडिक्वेट सिग्नल्स। तो प्राइस जो है फॉल्स सिग्नल भी दे सकती है, इसको हम अलग चैप्टर में भी स्टडी करेंगे कि जो प्राइस है क्या वो क्वालिटी का सिग्नल है। क्योंकि आमतौर पे लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हाई प्राइस है इट मीन्स प्रोडक्ट अच्छा है, बट क्या हम प्राइस को एक क्वालिटी का सिग्नल मान सकते हैं? मार्केट्स डू नॉट वर्क इन सम एरियाज। कुछ एरियाज में मार्केट काम नहीं करती, क्योंकि जो एरियाज हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, लोगों के पास पॉवर्टी ज़्यादा हो, तो उसमें पीने वाला पानी है, जैसे उसमें अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर लेके आएँ तो डिमांड ज़्यादा होने से प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों में जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफियर करना पड़ता है। एंड मार्केट में मोनोपोली भी हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती हैं, दे मे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड प्राइसेस को वो ज़्यादा हाई कर सकते हैं।
अगर वो मार्केट में उनको फ्री छोड़ दें तो वो जो ज़रूरी चीज़ है उसकी मोनोपोली पैदा कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों की प्राइस को रेगुलेट कर देती है बिकॉज ऑफ दीज disadvantages of the market. Now this is another concept, incentive compatibility. Compatibility is the fact of being able to live or work successfully with something or someone else. Incentive compatibility is a system of behavior in which each individual has personal incentives to act in accordance with some overall interest. तो इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी एक ऐसा सिस्टम है जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल इंसेंटिव को ऐसे डिसीजन लेते हैं अपने पर्सनल इंसेंटिव लेने के लिए कि हम दूसरों का नुकसान नहीं कर पाते। हम ऐसा ही डिसीजन ले पाते हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। हम कर रहे हैं अपना फ़ायदा, बट हमारा जो अपना फ़ायदा करने के लिए डिसीजन है उससे दूसरों का भी फ़ायदा ही होगा, तो उसको कहते हैं इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी। इसकी एक एग्जांपल है, ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन इंसेंटिव कंपैटिबल सिस्टम इज दैट यूज्ड बाय पेरेंट्स टू डिवाइड अ केक बिटवीन टू हंग्री चिल्ड्रन। तो एक केक है, दो बच्चों के बीच में डिवाइड करना है। इन विच वन इज अलाउड, एक बच्चे को कहा टू स्लाइस द केक इनटू टू, कि एक बच्चे को कहा कि आप केक के दो हिस्से करो। फॉर एग्जांपल ये केक है, इसके दो हिस्से करने हैं, एक बच्चे को कहा, और दूसरे बच्चे को कहा द अदर अलाउड टू चूज विच स्लाइस टू टेक। तो दूसरे बच्चे को कहा कि आप इसमें से कोई भी ले लो। अब जो पहला बच्चा है जब इसका हिस्सा करेगा तो बिल्कुल वो 50% ही करेगा, 50 से ज़्यादा इधर उधर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बच्चे ने पार्ट किया, दूसरे बच्चे ने चॉइस करनी है। तो दूसरा बच्चा जो है वो बड़ा पोर्शन ले लेगा अगर आप इसको अनइक्वल डिवाइड करोगे, इसलिए ये आपको इक्वली ही डिवाइड करना पड़ेगा। So in which one is allowed to slice the cake into two and the other allowed to choose which slice to take. The first child then has the incentive to split the cake into two equal halves. तो equal half में उसको फायदा होगा, which is the fairest division. यही सबके लिए, दोनों के लिए ठीक है। इसलिए वो चाहते हुए भी इसका बड़ा पार्ट छोटा पार्ट नहीं बना पाएगा, इसको दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा। इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट इकोनॉमिक्स, सारी इकोनॉमिक्स में ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट हैज़ मोर रिसेंटली राइजन एज अ प्री ऑक्यूपेशन बिकॉज इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन इकोनॉमिक्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिग्नलिंग। तो स्क्रीनिंग करने के लिए, सिग्नलिंग देने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेयर देयर आर टाइप्स ऑफ बिहेवियर दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सर्टन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सर्टन अदर टाइप्स। तो जब हमने चूज़ करनी हो, चॉइस करनी हो, डिसीजन लेना हो, एडवर्स सिलेक्शन ना हो, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी, यूज़फुल है। दीज सिस्टम वर्क्स ओनली if the type of individuals being distinguished do not have the incentives to behave like the other type. मतलब जैसे हम लेबर की बात करें, भी जो एक प्रोडक्टिव लेबर है वो दूसरों से डिफरेंट हो, सिग्नल मिले कि ये डिफरेंट है, इसको हम पहले एम्प्लॉयमेंट दें। दिस कंडीशन इज नोन एज इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, human beings do things deliberately, purposefully and naturally to extract benefits from their own decisions and actions. तो लोग काम करते हैं, जानबूझ के काम करते हैं, नेचुरल तौर पे काम करते हैं, पर्पसफुली काम करते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले। In strict sense, it is more than just the usual concepts of trade and economics. It is about human nature.
तो जनरली अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो भी काम करते हैं वो इंसेंटिव के लिए करते हैं। हम आम बातचीत में भी यही कहते हैं, जैसे कोई हमारा फ्रेंड बोलता है कि चलो ये काम करें, तो हम कहते हैं कि उसका क्या फ़ायदा। फ़ायदा मीन्स इंसेंटिव। इट मीन्स हम वो काम तभी करना चाहेंगे अगर उसमें कोई फ़ायदा है, अगर उसमें इंसेंटिव है। इसलिए जो इंसेंटिव है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इकोनॉमिक्स में, रियल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो नो वन डज समथिंग फॉर नो रीज़न। अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो हम वो काम नहीं करना चाहते। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट मोटिवेट्स पीपल टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। और जो इंसेंटिव हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो काम करें। तो दिस वाज द टॉपिक इंसेंटिव प्रिंसिपल। और ये 2 बुक्स हैं जिनमें से ये बनाया है। मेजर पोर्शन इसका मैनक्यू की बुक में से बनाया है, इकोनॉमिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एंड एप्लीकेशंस। बहुत अच्छी बुक है ये। और कंपैटिबिलिटी वाला सिस्टम और थोड़ी बहुत चीज़ें पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स से ली हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।